उम्मीद है आपकी मिड टर्म परीक्षाएं अच्छी रही होंगी। और अगर आपने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आपकी मुख्य परीक्षाएं आने वाली हैं, लगभग फरवरी के आसपास होंगी। तो अगर पढ़ना नहीं शुरू किया है तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम पढ़ रहे थे विद्यापति के प्रारंभिक 3 पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। वाचन करते हैं पहले इसका। चांद सारले मुख घट ना करू, लोचन चकित चकोरे, अमिये धोय आचर धनी, पोछिल दह दिसि भेल उजारे। जुग जुग के बिहि बूढ़ नीरस, उर कामिनी कौन गढ़ली, रूप स्वरूप मोहि कहियत, असंभव लोचन लगी रहेली। गुरु नितंब भरे चले न पारई, मांझ खिन खिन निमाई, भांगी जाइत मनसिस धरी राखिल, त्रिबली लता अरुराई। भने विद्यापति अद्भुत कौतुक ई सब वचन स्वरूपे, रूप नारायण ई रस जानती, शिव सिंह मिथिला भूपे। ये 16वां पद है आपका। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। चांद सार अर्थात चंद्रमा का सार तत्व, घटना करूं अर्थात रचना कर, अमीय अर्थात अमृत, आचर आंचल, धनी स्त्री या नायिका। जब हम ढोला मरोरा दोहा का अध्ययन कर रहे थे उस समय भी ये सब कई बार आया था। पहुँचिल पहुँचना, उजारे उजाला या प्रकाश, कौने किसने, गढ़ली अर्थात रचना की, स्वरूप अर्थात प्रत्यक्ष, रहली लगे रह गए, भरे अर्थात भार से, मांझ खानी मध्य भाग में, खीनी अर्थात छीण या पतली, निमाई अर्थात निर्माण किया, भांगी जाइत भंग हो जाएगी या टूट जाएगी, त्रिबली लता। त्रिबली लता होता है पेट में लंबवत 3 रेखाएं होती हैं जो सुंदरता की निशानी मानी जाती हैं, तो उसके संदर्भ में आया है पेट में पड़ी हुई 3 रेखाएं। अरुराई अरुराई उलझाकर या लपेटकर, जानती जानते हैं, मनसिस कामदेव। संदर्भ देखते हैं इसका। ये जो पद है ये मैथिल कोकिल विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और उनकी रचना पदावली के रूप वर्णन खंड से लिया गया। ये महत्वपूर्ण है, पदावली के रूप वर्णन खंड से लिया गया पद है। और प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि विद्यापति ने इस पद में नायिका के रूप में राधा के अपूर्व सौंदर्य का मनोयोग से चित्रण किया है और उन्होंने अपनी सारी कल्पना इसमें लगा दी है। और इस पद में विशेष ये है कि इसमें नायिका की जो सखी है वो नायक से नायिका की शोभा का वर्णन कर रही है और किस तरह से कर रही है वो हम इस पद के माध्यम से देखेंगे। चांद सार लिए मुख घटना करू, लोचन चकित चकोरे। अर्थात विधाता ने चंद्रमा का सार तत्व लेकर, चांद सार अर्थात चंद्रमा का सार तत्व लेकर उस सुंदरी राधा को संदर्भित है, उस सुंदरी राधा के मुख की रचना की है, जिसे देखकर चकोर पक्षी की आंखें भी चकित हो जाती हैं। चकोर एक रसज्ञ पक्षी, एक प्रेमी पक्षी माना जाता है, जिसका जब हम प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का वर्णन करते हैं तो अक्सर इसका उदाहरण हिंदी साहित्य में दिया जाता है। तो उनके मुख की आभा को देखकर जो रसज्ञ पक्षी चकोर है उसकी आंखें भी चकित हो जाती हैं। इतना सुंदर उसका मुख बताया गया है। उसका किसका? राधा का। अमिये धोय आचर धनी, पोछिल दह दिसि भेल उजारे। उस सुंदरी अर्थात राधा ने जब अमृत जल से अपने मुंह को धोकर आंचल से पूछा तो 10 दिशाओं में उसके मुख रूपी चंद्रमा का प्रकाश फैल गया। अर्थात उसकी आभा इतनी अधिक है कि पृथ्वी की जो 10 दिशाएं हैं वो आलोकमान हो गई। जुग जुग के बिहि
बूढ़ नीरस और कामिनी कौन गढ़ली। जुग जुग का निर्माता जो है विधाता ब्रह्मा को माना जाता है, लेकिन इसमें देखो किस तरह से व्यंजना की गई है कि जुग जुग के भी युगों युगों के विधाता ब्रह्मा जब बूढ़े हो गए, नीरस हो गए, और कामिनी कौन गढ़ली, तो उस कामिनी, उस सुंदरी स्त्री की रचना किसने की है, उसे किसने बनाया है। जब विधाता ब्रह्मा ही बूढ़े हो गए, नीरस हो गए, तो फिर उस सुंदरी की, अनुपम सुंदरी की रचना किसने की है। ये व्यंजना इस पंक्ति में देखने को मिल रही है। रूप स्वरूप मो ये कहियत असंभव, लोचन लागी रहेली। इस सुंदरी के रूप सौंदर्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरे जो नेत्र हैं उसे देखने में, उसे निहारने में ही लगे हुए हैं, इसलिए उसके वास्तविक रूप का वर्णन मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए असंभव है। गुरु नितंब भरे चले न पारई, मांझ खिनी खिनी निमाई। अब फिर से राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, वह बड़े नितंबों के भार से चल नहीं पा रही, उसके नितंब बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए उनके भार से वह चल नहीं पा रही है। ऊपर से विधाता ने उसके मध्य भाग अर्थात कमर को भी पतला बना दिया है। तो ये एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब मैं शुरुआत कर रहा था तो उस समय मैंने बताया था कि विद्यापति जो है एक श्रृंगारिक कवि हैं, और साथ में इनका भक्त कवि के नाम रूप में भी नाम लिया जाता है, लेकिन अक्सर इनके ऊपर विवाद रहता है कि क्या ये भक्त कवि हैं या श्रृंगारिक कवि हैं। तो ये जो पद है इसमें खास तौर से श्रृंगारिक कवि के रूप में इनका वर्णन किया गया है, या इन्होंने वर्णन किया है। आगे देखिए, इसी पंक्ति को आगे बढ़ाया इन्होंने, भांगी जाइत मनसिस धरी राखली, त्रिबली लता रुराई। नितंबों के भार से उसकी कमर कहीं टूट ना जाए, इसलिए कामदेव ने त्रिबली रूपी लता में उलझा कर रखा है। त्रिबली रूपी लता मैंने जब बताया था पहले ही कि 3 रेखाएं होती हैं जो पेट के नाभि के आसपास रहती हैं, वो नारी की सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो उसके माध्यम से इन्होंने बात कही है कि नितंबों के भार से कहीं उनकी कमर टूट ना जाए, इसलिए कामदेव ने त्रिबली रूपी लता में उलझाकर उन्हें रखा है। भनई विद्यापति अद्भुत कौतुक, ही सब वचन स्वरूपे। कवि विद्यापति कहते हैं कि मैंने जिस रूप सौंदर्य का वर्णन किया है वह बहुत ही अनूठा और कौतूहल से भरा हुआ है, जिज्ञासा से भरा हुआ है। रूप नारायण ई रस जानती, सब सिंह मिथिला, शिव सिंह मिथिला भूपे। मिथिला के रूप नारायण राजा जो शिव सिंह हैं वो इस रूप सौंदर्य को भली भांति जानते हैं। व्याख्या में इसको आप थोड़ा सा और विस्तार देते हुए लिखेंगे, नायिका की सखी नायक से नायिका की शोभा का वर्णन करते हुए कहती है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा अपने को, ये सखी नहीं आएगा यहाँ पे, ये नायक से कहती है नायिका की सखी। विधाता ने चंद्रमा का सार तत्व लेकर इस सुंदरी अर्थात राधा के मुख की रचना की है, जिसे देखकर चकोर पक्षी जो है उसकी आंखें भी चकित हो जाती हैं। उस सुंदरी ने अमृत जल से धोकर जब अपने मुख को आंचल से पूंछा तो 10 दिशाओं में उसके मुख चंद्र का प्रकाश फैल गया, अर्थात उसकी आभा का यहाँ पे वर्णन है। युगों युगों के विधाता ब्रह्मा जब बूढ़े और नीरस हो गए तब इस सुंदरी की रचना किसने की, यहाँ पे व्यंजना देखने को मिलती है कि जब विधाता ही बूढ़े हो गए, रचनाकार ही बूढ़े हो गए, नीरस हो गए, तो फिर इस सुंदरी राधा की बात हो रही है कि रचना किसने की है। इस सुंदरी के रूप सौंदर्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरे नेत्र जो हैं उसके रूप सौंदर्य को देखने में ही लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं। वह गुरु नितंबों के भार से, गुरु अर्थात बड़े नितंबों के भार से चल नहीं पा रही है। ऊपर से विधाता ने उसके मध्य भाग यानी कि कमर को इतना क्षीण बना दिया है, इतना पतला बना दिया है कि नितंबों के भार से उसकी कमर कहीं टूट ना जाए, इसलिए कामदेव ने त्रिबली रूपी लता में उलझाकर उसे बांध कर रखा है। कवि विद्यापति कहते हैं कि मैंने जिस रूप सौंदर्य का वर्णन किया है वह अनूठा और कौतूहल से भरा हुआ है। मिथिला के रूप नारायण राजा शिव सिंह इस रूप रस को भली भांति जानते हैं। ये जो शिव सिंह जो हैं विद्यापति के आश्रयदाता राजा रहे हैं। आप क्या लिखेंगे, ये पद मैथिली भाषा में रचित है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि पदावली जो है मैथिली भाषा में रचित है, तो इसके पद भी मैथिली भाषा में ही होंगे, तो आप इसको
हर पद की जब व्याख्या करेंगे तो किसी भी पद में आप इस बात को लिख सकते हैं कि ये पद मैथिली भाषा में रचित है। चांद सार लिए मुख घटना करो लोचन चकित चकोर, यहाँ पे दीपक अलंकार है और लोचन चकित चकोर में व्यतिरेक अलंकार भी है। आगे बढ़ते हैं। ये पद संख्या है आपके 24 जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। एक बार वाचन कर लेते हैं। विरह व्याकुल बकुल तरोवर पेखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सैं सखी ढरई नीर अपार रे, पेखे मलियज पंख मृगमद ताम रस घनसार रे, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे, भई मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, जानी प्रलय कालक प्रबल पावक दहिये सून शरीर रे, अधिक वे पतु टूटी पड़ी खिति मृषण मुक्ता भाल रे, अनिल तरल तमाल तरुवर मुंज सुमनस जाल रे, मानी तजी सुंदरी चलु जई राय रसिक सुजान रे, सुखद सुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। ये पद संख्या 26 है। शब्दार्थ देख लेते हैं। बकुल तरोवर अर्थात बकुल का वृक्ष, पेखल मतलब देखकर या देखा, नील नीरज नीला कमल, नयन सैं नेत्र समान, ढरई नीर आंसू बहते हैं, मलयज पंख मलय चंदन, मृगमद कस्तूरी की गंध, पेखी मतलब देखना, तामरस कमल, घनसार घने बादल या इसका कपूर के अर्थ में प्रयोग होता है, पानी पल्लव अर्थात कोमल हाथ, धरनी अर्थात पृथ्वी या धरती, असंभार असंतुलित होकर, मलय समीर मलय पर्वत से आने वाली हवा, प्रलयकारक पावक प्रलय काल की अग्नि, सून शरीर अर्थात विरही शरीर या विरह में व्यतीत जो शरीर है उसकी बात हो रही है, मुंच सुमनस जाल फूलों का गुच्छा या गुच्छों में गिरना। संदर्भ में क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये जो पद है कवि विद्यापति के द्वारा रचित विरह गीतों में से लिया गया है। प्रसंग क्या है इसमें? नायिका की विरहवता का अत्यंत कोमल गूढ़ और मार्मिक वर्णन यहाँ पे किया गया है। नायिका श्री कृष्ण के वियोग में इतनी व्याकुल है कि समस्त प्रकृति भी उसके साथ रोती हुई प्रतीत होती है, ये इसके प्रसंग में लिखेंगे। और जहाँ पे ऐसा होता है प्रकृति भी नायिका के वियोग में व्यतीत हो जाती है, वहाँ पे प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो शुरू करते हैं। विरह व्याकुल बकुल तरोवर पेखल नंद कुमार रे। जैसे नायिका विरह से व्याकुल है वैसे ही बकुल का वृक्ष भी व्याकुल हो उठा है, क्योंकि उसने भी नंद कुमार श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख लिया है, उसके दर्शन कर लिए हैं। विरह व्याकुल विरह से व्याकुल। नील नीरज नयन सैं सखी ढरे नीर अपार रे। उनके अर्थात राधा के नील कमल जैसे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। ढरई नीर अपार, ढर मतलब ढल रहा है या बह रहा है, नीर अपार अपार जो आंसुओं की धारा है वो बह रही है। नीर का मतलब ऐसे पानी से है। पेखी मलयज पंक मृगमद ताम्रस घनसार रे। जब वे चंदन कस्तूरी कमल आदि से सुगंधित वातावरण में और घने बादलों को देखती है, तो ये आगे पद कंटिन्यू है दूसरी पंक्ति में। जब वह चंदन कस्तूरी कमल आदि से सुगंधित वातावरण में और घने बादलों को देखती है, निज पानी पल्लव मूंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे, तो अपने ही कोमल हाथों से, निज मतलब अपने, पानी मतलब हाथों से, पल्लव मतलब कोमल, मूंदी लोचन बंद कर लेती है, लोचन मतलब आँखों को, तो अपने ही कोमल हाथों से अपनी आँखों को ढक लेती है, मूंद लेती है, मानो उसके सौंदर्य का तेज उससे सहा नहीं जा रहा है और वह असंतुलित होकर धरती पर गिर पड़ती है। धरनी पड़ी असंभार है, असंभार मतलब असंतुलित होकर, धरनी मतलब पृथ्वी पर, पड़े मतलब
गिर पड़ती है। बही मंद सुगंध शीतल मंद मलय समीर रे, सुगंधित शीतल मलय पवन। मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है उसको मलय पवन कहा गया है। मंद गति से बह रही है, और सामान्यतः जब ये मंद गति से पवन बहती है तो एक सुखदायक अनुभव देती है, लेकिन यहाँ पे जो नायिका की विरह की स्थिति है उसके कारण ये भी उन्हें सुखदायक नहीं लग रही है। कैसी लग रही है? जानी प्रलय कालक प्रबल पावक दये सून शरीर रे। जैसे कि प्रलय काल में तीक्ष्ण अग्नि होती है, उस तरह इनको नायिका को प्रतीक हो रही है, विरहिणी नायिका को प्रतीक हो रही है, जैसे प्रलय काल में तीक्ष्ण अग्नि जल रही हो और उससे वो उसके शरीर को जला रही हो। सून शरीर अर्थात जो उसका विरहिणी का जो शरीर है वो जल रहा हो, ऐसा इस हवा से उनको अनुभव हो रहा है। जबकि ये हवा जो होती है सामान्यतः सुखदायक होती है। अधिक वेपतु टूटी पड़ी खिति मृशन मुक्ता भाल रे। अधिक कंपन के कारण, वेपुतु कंपन होता है बेटा, अधिक कंपन के कारण क्षितिज टूट पड़ा है, अर्थात धरती और आकाश का भेद खत्म हो गया। क्षितिज होता है बेटा जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उस बिंदु को कहते हैं क्षितिज। तो ऐसा लग रहा है अधिक कंपन के कारण क्षितिज टूट गया है, अर्थात धरती और आकाश का जो भेद है वो खत्म हो गया है। मृशन मुक्ता भाल रे, वृक्षों से चिकने फूल पत्ते झड़ रहे हैं, और ये सब विरह के कारण हो रहा है, विरह की अधिकता के कारण हो रहा है। अनिल तरल तमाल तरुवर मुंच सुमन जाल रे। हवा के झोंकों से तमाल के वृक्षों से फूलों का जाल गिर रहा है, अर्थात गुच्छे के गुच्छे गिर रहे हैं। विरह में जो प्रकृति है उसको भी व्यथित बताया गया है। विरह के कारण उनके जो पत्ते हैं, फूल हैं, वो गुच्छे के गुच्छे गिर रहे हैं, इतना विरह से वो पीड़ित हैं। मान मानी तजी सुंदरी चलू जह राहे रसिक सुजान रे। हे सुंदरी, अब अपना मान या अपना रूठना छोड़ो और वहाँ चलो जहाँ रसिक सुजान अर्थात श्री कृष्ण रहते हैं। सुखद सुती अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। कवि विद्यापति गर्व से कहते हैं कि ये पद दंडक छंद अर्थात बहुत ही सुंदर, मधुर और सुखद है। दंडक छंद जो होता है 26 से अधिक वर्णों का जो छंद होता है उसको सामान्यतः दंडक छंद में उसकी गणना की जाती है। तो ये जो इन्होंने पद लिखा है ये दंडक छंद है। उस दंडक छंद के बारे में लिखते हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ कि ये जो दंडक छंद है, ये जो पद दंडक छंद में लिखा गया है बहुत ही मधुर और सुखद है। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि जैसे नायिका विरह में व्याकुल होती है, वैसे ही बकुल का वृक्ष भी है, वो भी व्याकुल हो चुका है, हो उठा है, और क्योंकि उन्होंने नंद कुमार श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देख लिया है, उसके दर्शन कर लिए, इसलिए नायिका की तरह बकुल का वृक्ष है वह भी विरह में व्याकुल है। उनके नील कमल जैसे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। जब वे चंदन, कस्तूरी, कमल आदि से सुगंधित वातावरण में और घने बादलों को देखती है तो अपने ही कोमल हाथों से अपनी आंखों को ढक लेती है, और मानो उसके सौंदर्य का तेज उसे सहा नहीं जा रहा है और असंतुलित होकर धरती पर गिर पड़ती है। सुगंधित शीतल मलय पवन मैंने बताया मलय पर्वत से आने वाली हवा मंद गति से बह रही है। सामान्यतः ये पवन जो है सुखदायक होती है, परंतु विरहिणियों के लिए यह भी प्रलय काल की तीक्ष्ण अग्नि के समान प्रतीत होती है जो उनके शरीर को जलाती रहती है। अधिक कंपन के कारण क्षितिज टूट पड़ा है, अर्थात धरती और आकाश का भेद खत्म हो गया है। वृक्षों से चिकने फूल पत्ते झड़ रहे हैं, ये सब विरह की तीव्रता को व्यंजित करता है। हवा के झोंकों से तमाल के वृक्षों से फूलों का जाल गिर रहा है, अर्थात गुच्छे के गुच्छे गिर रहे हैं। हे सुंदरी, अब तुम अपना रूठना छोड़ो और वहाँ चलो जहाँ रसिक सुजान अर्थात श्री कृष्ण रहते हैं। कवि विद्यापति गर्व से कहते हैं कि ये जो पद है दंडक छंद, ये अत्यंत मधुर और सुखद है। इसको और थोड़ा विस्तार देते हुए आपको व्याख्या में लिखना है। विशेष क्या है इस पद में? एक तो वही आप लिखेंगे कि ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। दूसरा, यह श्रृंगार रस के विरह पक्ष का अद्भुत उदाहरण है। आपने देखा ही किस तरह से विरह का वर्णन यहाँ पे किया गया है। नायिका के हृदय में उठी विरहाग्नि उसके चारों ओर की प्रकृति की प्रक्रिया और
नायक से मिलन की आकांक्षा इस पद में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये 26वां पद खत्म होता है। अभी आपके शायद 3 पद और बाकी हैं, जिसको अगले वीडियो में पूरी कोशिश रहेगी कि उसको पूरा कर दिया जाए, फिर अगली रचना लेंगे। पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, ताकि फरवरी में आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आपको समस्याएं ना आए। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण। उद्दीपनकारी चित्रण मैंने बताया था, जहाँ पर प्रकृति नायिका के विरह में व्यथित दिखाई दे। जिस तरह नायिका विरह में व्याकुल है, उसी तरह प्रकृति को भी विरह में व्याकुल दिखाया जाए, वहाँ पर प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण होता है। तो यहाँ पे इस पद में हमने प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण देखा, उसको भी हम विशेष में लिखेंगे। इसके अलावा नायिका के हृदय में उठती विरहाग्नि, उसके चारों ओर की प्रकृति की प्रतिक्रिया, और अंततः श्री कृष्ण से मिलन की जो उसकी आकांक्षा है, वो सारे भाव इस पद में सजीव रूप से चित्रित हुए हैं। इसको हम लिख सकते हैं। आज हम सिर्फ इन्हीं 2 पदों का अध्ययन करेंगे, बाकी बचे हुए 3 पदों का अध्ययन हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं अब नज़दीक हैं। अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मुख्य परीक्षा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।